कि जब हम क्या करते हैं, किसी सिलेंडर में, किसी बर्तन में हम वायु को कैप्चर कर लें, बंद कर लें, या गुब्बारा ले लीजिए, एक मिनट, ये पानी की बोतल है, ठीक है। हम देखते हैं कि इसको हमने क्या किया, थोड़ा गर्म पानी लेते हैं और गर्म पानी लेने के बाद इसको हम ढक्कन को बंद कर देते हैं अच्छे से। बंद करने के बाद थोड़ा गर्म होना चाहिए पानी। बंद करने के बाद और थोड़ा खाली भी रखना है बोतल को, क्या करना है, थोड़ा खाली भी रखना। और इसको हम क्या कर देंगे, ऐसी जगह रख देंगे जहां पर ठंडा क्षेत्र हो, कैसा हो, ठंडा हो। तो क्या होगा, ये जो है ना, ये अपने आप ही पिचक जाएगी। ऐसा क्यों होता है, इस चीज को समझो। और अगर इसमें हमने ठंडा पानी रख दिया, कैसा रख दिया, ठंडा पानी रख दिया, और ठंडा पानी रखने के बाद हम इसको कहां ले गए, धूप में ले गए, तो ये टाइट हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, टाइट हो जाएगी बोतल। ऐसा क्यों होता है। जय हिंद प्यारे बच्चों, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें हम लोग समझेंगे पृथ्वी का मौसम इंजन, यानी पृथ्वी पर किस तरह से मौसम वर्क करता है और कब मौसम बदलता है और कौन कौन से कारक इसके लिए महत्वपूर्ण हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। और इसमें हम लोगों ने सबसे पहले वायुमंडल, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीख लिया था। वायुमंडल के बारे में हम लोग अच्छे से सीख चुके हैं कि वायुमंडल क्या होता है, क्या नहीं होता, ये सारी चीज़ें हम लोग लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं। इसके अलावा हम कुछ और फैक्ट यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन हमारी पृथ्वी पर क्या सबसे अधिक है, 78% है। वहीं ऑक्सीजन की मात्रा 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% देखने को मिलती है और आर्गन 0.09% देखने को मिलती है हमें, ठीक है। और इसके अलावा भी अन्य कौन कौन सी, ओजोन, मीथेन, हीलियम, जल वाष्प एवं धूल कण जैसी चीजें यानी गैसें हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये देखिए फैक्चुअल डाटा हो गया। अच्छा, 78% जो हमारे वायुमंडल में गैस है वो कौन सी है, नाइट्रोजन। ये पौधों के लिए आवश्यक होती है, ठीक है, बात समझ गए। जिस क्षेत्र में नाइट्रोजन की कमी होती है या भूमि में कमी होती है नाइट्रोजन की, उस क्षेत्र में मांसाहारी पौधे उगते हैं, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं कि वायुमंडल में वायु दाब होता है या वायुमंडलीय दाब होता है, वो क्या होता है। तो चलिए अब वायुमंडलीय दाब को समझते हैं। इसकी परिभाषा क्या दे रखी है। वायु एक भौतिक पदार्थ है। सबसे बड़ी बात क्या है, वायु एक क्या है, भौतिक पदार्थ है, ठीक है। इसके बाद जिसमें अपना भार होता है, देखिए वायु में अपना भार होता है, स्वयं का भार होता है, यानी पदार्थ होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए होती है। अगर कोई भी चीज पदार्थ है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं। एक तो उसमें अपना खुद का क्या होना चाहिए, द्रव्यमान होना चाहिए और स्थान घेरना चाहिए। तो जो हमारी वायु है वो स्थान भी घेरती है और खुद का द्रव्यमान भी है, भार भी देखने को मिल रहा है, ठीक होता है। समुद्र तल पर प्रति इकाई क्षेत्रफल, समुद्र तल पर प्रति इकाई क्षेत्रफल, ठीक है, प्रति इकाई क्षेत्रफल यानी 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर इधर और 1 मीटर इधर, यानी लंबाई चौड़ाई ऐसे मान लो, ठीक है। क्षेत्रफल वायु स्तंभ, यानी कि जैसे आपने क्यूब देखा है, ये मान लीजिए पासा देखा है आपने, पासा के अंदर जो वायु आती है, उसके बाद देखना स्तंभ के द्रव्यमान में कुल भार। अब इस पासा के अंदर जो भी वायु आ रही है, क्या आ रही है, वायु आ रही है, उसका टोटल जो भार होगा वो क्या कहलाएगा, वायुमंडलीय दाब कहलाता है। इस पासा के अंदर जो भी वायु आ गई है, मान लीजिए 1 मीटर ये चौड़ा है, 1 मीटर ऊंचा है और 1 मीटर लंबा है, 1 मीटर स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर कर दिया, सिर्फ मीटर होगा, क्या होगा 1 मीटर, इधर भी क्या होगा 1 मीटर। तो 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा जो बॉक्स है, उसमें जो वायु आ रही है, उस वायु का जो भार है उसी को कहेंगे वायुमंडलीय दाब, ठीक है। इसके बाद मापन किससे होता है, वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है, तो बैरोमीटर से मापा जाता है। इसके अलावा इकाई, इसे मिलीबार में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, मिलीबार में मापा जाता है,
चलिए आगे समझते हैं। खास बात मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी, अगर जिन बच्चों ने अभी तक वायुमंडल वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि उससे कई सारे पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि पृथ्वी की सतह जहाँ पर होती है, पृथ्वी की सतह जो है वहाँ पर वायु कैसी होती है, सघन होती है, पास पास होते हैं इसके परमाणु। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे वायु के जो अणु हैं वो दूर दूर हो जाते हैं, यानी कि विरल होता है। जैसा कि यहाँ पर देखिए ये पर्वत है, तो समुद्र तल के पास तो देखिए ये पास पास है या नहीं है, ये पास पास है अणु या परमाणु। लेकिन यहाँ पर देखिए एक ये है, 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 यानी दूर दूर देखने को मिलेंगे। कम वायु दाब होगा, यानी कि लो प्रेशर होगा। और यहाँ पर क्या होगा, समुद्रीय तल के आसपास हाई प्रेशर होगा। क्या होगा, हाई प्रेशर। ठीक है, समुद्री तल में अधिक वायु दाब है और पर्वत शिखर पर वायु दाब कम होगा, यानी कि विरल गैस देखने को मिलेगी। पर्वतों के ऊपर जाने पर हवा का दबाव कम हो जाता है, वायुमंडल की निचली परतों पर हवा का दबाव अधिक होता है तथा ऊंची परतों पर कम, ऊंचाई पर कम होगा और नीचे क्या होगा, अधिक होगा। प्रभाव इससे क्या बनेगा, क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, ऊंचे पहाड़ों पर हवा पतली होती, ऑक्सीजन की कमी के कारण पर्वतारोही को कृत्रिम ऑक्सीजन यानी कि सिलेंडर लेके जाना पड़ता है ना, का प्रयोग करना पड़ता है। जब वायु विरल है, यहाँ पर कैसी है, विरल है, यहाँ पर सघन है, हम कैसे भी चल सकते हैं, यहाँ पर हम कैसे भी सांस ले सकते हैं, लेकिन यहाँ एक कड़ी, एक ये, एक ये, एक ये, यानी कि दूर दूर है। जब इस पर्वत पर चढ़ाई की जाएगी तो ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलेगी, ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलेगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, प्रॉब्लम होगी। इसलिए जो पर्वतारोही होते हैं वो सिलेंडर लेकर जाते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई, यानी कि ये पर्वत क्षेत्र में लो प्रेशर होगा और समुद्र तल के आसपास में हाई प्रेशर हो गया, यानी ऊपर साइड पर क्या होगा, ऊंचाई बढ़ने पर कैसा प्रेशर होगा, लो प्रेशर होगा, यानी वायुमंडलीय दाब कम होगा। ठीक है, तापमान देखते हैं, तापमान कैसा क्या प्रभाव छोड़ता है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए टेम्परेचर, अधिक तापमान यानी निम्न दाब होगा। अधिक तापमान में कैसा दाब होगा, निम्न दाब होगा। अब सिंपल सी चीज आप पहले समझिए। देखिए क्या है कि जब हम क्या करते हैं, किसी सिलेंडर में, किसी बर्तन में हम वायु को कैप्चर कर लें, बंद कर लें, या गुब्बारा ले लीजिए, एक मिनट, ये पानी की बोतल है। ठीक है, हम देखते हैं कि इसको हमने क्या किया, थोड़ा गर्म पानी लेते हैं और गर्म पानी लेने के बाद इसको हम ढक्कन को बंद कर देते हैं अच्छे से। बंद करने के बाद थोड़ा गर्म होना चाहिए पानी, बंद करने के बाद और थोड़ा खाली भी रखना है बोतल को, क्या करना है, थोड़ा खाली भी रखना है। और इसको हम क्या कर देंगे, ऐसी जगह रख देंगे जहां पर ठंडा क्षेत्र हो, कैसा हो, ठंडा हो। तो क्या होगा, ये जो है ना, ये अपने आप ही पिचक जाएगी। ऐसा क्यों होता है, इस चीज को समझो। और अगर इसमें हमने ठंडा पानी रख दिया, कैसा रख दिया, ठंडा पानी रख दिया, और ठंडा पानी रखने के बाद हम इसको कहाँ ले गए, धूप में ले गए, तो ये टाइट हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, टाइट हो जाएगी बोतल। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो गर्म हवा होती है, गर्म हवा, क्योंकि गर्म जो हवा होती है वो स्थान ज्यादा घेरती है। क्यों ज्यादा घेरती है, क्योंकि गर्म होने पर इसके अणु जो है वो दूर दूर हो जाते हैं। देखिए अणु क्या हुए, दूर दूर हो गए, जो भी परमाणु थे वो दूर दूर हो गए, जिससे क्या हुआ, गर्म होने पर जो गर्म हवा है वो ज्यादा स्थान घेरेगी, और जब ज्यादा स्थान घेरेगी, जब दूर दूर कण हो गए, तो कैसा प्रेशर बनाएगा, लो प्रेशर बनाएगा। क्या बनाएगा, यानी कि गर्म हवा ठंडी हवा से हल्की होती है। गर्म हवा जो होती है वो ठंडी हवा से ये कैसी हो जाती है, हल्की भी हो जाती है। गर्म हवा कैसी होगी, हल्की होगी, और ये वाली हवा कैसी होगी, भारी होगी। क्यों, ये कैसी है, ठंडी है। गर्म हवा कैसी होगी, हल्की होगी, और ठंडी हवा कैसी होगी, भारी होगी। आपने देखा भी होगा, जो बास्केट में ऊपर जो बलून लगाया जाता है बड़ा वाला, और उसमें क्या है, फायर, आग जलाई जाती है, और आग जलने के बाद ये जो है उसमें लोग बैठते हैं और हवा में उड़ने लगते हैं, देखा है ना। हाँ, तो यानी हमने बोला कि गर्म हवा क्या करती है, स्थान ज्यादा घेरती है। गर्म हवा स्थान ज्यादा घेरती है, स्थान अधिक घेरती है, ज्यादा घेरती है, हल्की होती है। ठीक है, आगे समझते हैं वायु गर्म और ठंडी होने पर क्या प्रभाव पड़ता है, समझ गए। पवन यानी विंड किसे कहते हैं, पवन। अब पवन को समझते हैं, पवन क्या है।
तो देखिए उच्च दाब क्षेत्र से, उच्च दाब क्षेत्र यानी कि हाई प्रेशर, जो हमने बताया हाई प्रेशर, उच्च वायु दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर, किधर, निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। हमेशा याद रखना, हाई प्रेशर से हवा हमेशा किधर जाती है, लो प्रेशर की तरफ जाती है। ठीक है, किधर जाती है बेटा, लो प्रेशर की तरफ भागती है हवा। अब कहोगे कैसे, जरा समझो। देखिए क्या होगा, अभी हमने क्या होगा, जैसे हमने अभी बताया आपको कि गर्म हवा है, कैसी है, गर्म हवा। और गर्म हवा कैसी होती है, हल्की होती है। तो ये हल्की होने की वजह से ये ऊपर चली जाएगी, ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी, आकाश में चली जाएगी। और फिर वो क्षेत्र क्या हो जाएगा, लो प्रेशर जनरेट करेगा। लो प्रेशर कैसा बनाएगा, लो प्रेशर बनाएगा, कम वायु दाब होगी गर्म क्षेत्र में। ठीक है, जब ये जगह फिर क्या होगी, ये वाली जगह क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। गर्म हवा हुई और ऊपर चली गई, और जाने के बाद ये वाली जो जगह है वो कैसी होगी, खाली हो गई। अब मान लो इधर कहीं हाई प्रेशर था, यानी कि वायु ठंडी थी, वायु ठंडी थी और भारी थी, ये आसमान में ऊपर उठ भी नहीं सकती थी। तो ये क्या हुई, यहां से भागती हुई इधर आ गई। किधर आ गई बेटा, इधर आ गई। बात समझे, बोलो बात समझे कि नहीं समझे, समझ गए होगे। चलिए आगे समझने का प्रयास करना। बात समझना, क्या कोरियोलिस प्रभाव क्या होता है, कोरियोलिस इफेक्ट क्या होता है, इसको समझना। देखिए पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी जब घूमती है पश्चिम से पूरब, तो पवनें सीधी ना होकर क्या होती है, मुड़ जाती हैं। क्या हो जाती है, मुड़ जाती हैं, सीधी नहीं चल पाती हैं। ठीक है, मुड़ जाती हैं। उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर मुड़ती हैं, उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर मुड़ेंगी। किधर मुड़ेंगी, जैसे ये चल रही थी और किधर मुड़ गई, दाहिनी ओर। ऐसी चलनी चाहिए थी इसको, तो किधर मुड़ गई, दाहिनी ओर, ऐसी मुड़ गई। और दूसरी मान लो ऐसे ये जा रही थी, ऐसी जानी चाहिए थी सीधी, ये कैसी चली गई, ऐसी। देखो ध्यान से, ये देखो ऐसी जा रही है, दाहिनी ओर मुड़ रही है, देखो है ना, ये कैसी मुड़ रही है, दाहिनी ओर, यानी कि ऐसी मुड़ती हैं। और वहीं दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर, यानी इस साइड पर किधर मुड़ेंगी, इधर को मुड़ेंगी। इधर जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन ये कैसी मुड़ रही है, ऐसी, ऐसी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं जो होती हैं वो बाईं ओर मुड़ रही हैं, और उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर मुड़ रही हैं। अभी एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, बस आप थोड़ा सा सब्र करिए। पवनें तीन प्रकार की होती हैं, एक होती है ग्रही या स्थायी पवनें, और दूसरी होती है स्थानीय। यहां पर स्थायी पवनें हैं और यहां स्थानीय पवनें, यहां पर है परिवर्तनशील पवनें। अब देखिए, जो ग्रही या स्थायी पवनें होती हैं वर्ष भर एक ही दिशा में चलती रहती हैं, पूरा साल एक ही दिशा में, दिन या वर्ष की एक अवधि विशेष में चलती है। जैसे उदाहरण के तौर पर समीर है ना, अभी हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे सभी को। परिवर्तनशील पवनें चक्रवात और प्रतिचक्रवात में ये पवनें चलती हैं। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले ग्राही पवनों को समझ लेते हैं हम लोग, ग्राही पवनों को। चलिए ग्राही पवनें देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं ये जो ग्राही पवनें हैं इसमें कौन कौन सी पवनें देखने को हमें मिलती हैं, उनको समझते हैं। अब इनका वर्गीकरण कर लेते हैं। देखिए जो हमारी ग्रही पवनें थी उनका वर्गीकरण हम देखते हैं। एक होती है, सबसे पहले देखने को मिलती है व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनें क्या होती हैं, जो हमने अभी बताया था 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ, यानी कि ये मान लीजिए पृथ्वी है, 30 डिग्री ये लाइन है और 30 डिग्री ये है। ठीक है, क्षेत्र क्या है, 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ, नॉर्थ से साउथ, अक्षांश से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं। किधर चलती हैं, भूमध्य रेखा की ओर जाती हैं। कहां जाएंगी, इधर, ये भूमध्य रेखा की तरफ, ऐसी। ठीक है, ये नीचे की तरफ आती हैं, लेकिन याद रखना ये मुड़ती भी हैं। अब ये आएंगी पवनें किधर से, उत्तर और पूरब से, उत्तर पूरब से ऐसी चलेंगी, ये ऐसी, यानी ऊपर से आ रही है हवा और पूरब की तरफ से आ रही है। दूसरा दक्षिण पूरब से, यानी कि ऐसी इधर से। ठीक है, यहां पर जाके ये सारी हवाएं क्या होती हैं, आपस में टकराती हैं, और टकराने के बाद ये यहां से सीधा ऊपर उठ जाती हैं आसमान की तरफ, क्योंकि जब सब हवाएं आएंगी पूरी, इधर से भी आ रही, इधर से भी आ रही, और भूमध्य रेखा पर आकर के गर्म हो रही है, और गर्म होने के बाद वो ऊपर चली जा रही है। समझ रहे बात, ऊपर जा रही है। प्रायः शुष्क होती है ये हवाएं, कैसी होती हैं, शुष्क होती हैं और गर्म होती हैं।
पछुआ पवने, अब पछुआ पवने समझते हैं, ये व्यापारिक पवने होंगे। ये क्या है? व्यापारिक पवने। इनको क्या बोलते हैं? व्यापारिक पवने। ठीक है, इनको बोलेंगे हम व्यापारिक पवने। बात समझ में आई? व्यापारिक पवने जो होती हैं वो 30 डिग्री साउथ से 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में भूमध्य रेखा की ओर हवाएं दौड़ती हैं। ठीक है। अच्छा, पछुआ पवने जो होती हैं उप उष्ण उच्च दाब से उत्तरी ध्रुवीय निम्न दाब की ओर चलती हैं। दिशा उत्तरी गोलार्ध में, कहां पर? उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से ऐसी हवाएं चलती हैं। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी? इधर से ऐसी जाएंगी हवाएं, दक्षिण और पश्चिम से। ठीक है, इसके बाद दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से, कहां से? उत्तर पश्चिम से, यानी कि कैसी चलेंगी? उत्तर पश्चिम से, मतलब ऐसी। ठीक है, ये कहलाती है पछुआ पवने। अभी जो आपको हमने अलग अलग पवने दिखाई थी, ये वाली देखिए, ये वाली, ये क्या हो गई थी आपकी? ये देखिए, ये पवने 30 डिग्री से 30 डिग्री है ना, ये इनको कहेंगे व्यापारिक पवने। बात समझे? इनको क्या कहेंगे? व्यापारिक पवने कहेंगे। अब आती है पछुआ पवने। पछुआ पवने ये इस तरह से चलती हैं, इस तरह से। ठीक है, ये देखिए पछुआ पवने, ये पछुआ पवने हो गई। ठीक है, 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में, 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में चलती हैं। इसमें आती है ध्रुवीय पवने। ये देखिए बहुत अधिक, यहां पर क्या होगा? ठंडा क्षेत्र होगा, और ठंडा इधर क्या होगा? थोड़ा गर्म होगा, तो ये ऊपर से नीचे की तरफ भागेंगी। यानी यहां पर क्या होगा? लो प्रेशर होगा, लो प्रेशर, यहां पर क्या होगा? हाई प्रेशर होगा। ऐसी सेम स्थिति यहां पर बनेगी। ठीक है, ये नीचे दक्षिणी ध्रुव पर, तो ये कैसी चलेंगी? ये भी ऐसी भागेंगी अंदर की ओर। ठीक है, ऐसी। तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको कहते हैं ध्रुवीय पवने, ध्रुवीय पवने। और इनको हम क्या नाम देंगे? इनको हम नाम देंगे पछुआ पवने। सॉरी, इसको, इसको और इसको, यानी इसको और इसको नाम देंगे पछुआ पवने, पछुआ पवने। इसके बाद इसको और इसको नाम क्या देंगे? व्यापारिक पवने। मुझे लगता है यहां तक सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, और अभी समय क्लास का समाप्त हो रहा है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में इसी के आगे। तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।